Good evening, everyone. I am Rahul Jaiswal, a second year BA program student from Shyamlal College Evening. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to our respected Principal Sir, Professor Nachiketa Singh, Principal Shyamlal College Evening. Now, I would like to thank the advisor and founder of GSTS platform, Dr. Manish Karmawar sir, who have given me this opportunity to present my ideas on this prestigious platform. And a special thanks to our honorable guest of honor, Dr. Mithilesh Kumar Pandey sir, for his gracious presence. In the end, I would like to thank all the audience for their gracious presence here. Now, I will present my topic, whose title is Print Media and Modern Warfare. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि प्रिंट मीडिया में मैं जो अपना ये प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, इसमें मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि प्रिंट मीडिया क्या है। फिर इसके बाद से बात की जाएगी कि क्यों आज के समय लोगों के मन में प्रिंट मीडिया के प्रति जो इंटरेस्ट है वो गिरते जा रहा है। फिर हम बात करेंगे कि जो प्रिंट मीडिया है उसका आज के समय मॉडर्न वॉरफेयर में क्या रोल है। इसके बाद से हम इस विषय पे बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण है जिस वजह से आज के समय जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तब भी प्रिंट मीडिया को मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से हटा पाना लगभग असंभव है। और सबसे अंत में हम बात करेंगे कि आज के समय प्रिंट मीडिया को सबसे बड़ा चैलेंज किससे है। तो अब अपना मैं प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले बस ये कहना चाहूंगा कि प्रिंट मीडिया पे ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, इसके लिए मुझे जो विचार आया, सबसे पहले जो आइडिया आया वो इस बात से आया कि मैंने देखा कि गांवों में तो समझ में आता है कि वहां पे बिजली का अभाव है, लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, तो वहां पे न्यूज़पेपर खूब दिखता है। वहां पे तो ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है, यहाँ पर भी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर घर में हमको न्यूज़पेपर दिखाई देता है। जिससे कि ये समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, फिर भी प्रिंट मीडिया में कुछ ऐसा है जिस वजह से लोग अभी भी प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पूरी तरह शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रिंट मीडिया का रोल हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में भी कई बार देखा गया है। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बेसिक डेफिनेशन की प्रिंट मीडिया क्या है। Print media refers to physical forms of communication that are printed on paper and distributed to a mass audience. It is one of the oldest forms of mass media, playing a crucial role in disseminating information, shaping public opinion, and providing entertainment and advertisement to the people. हमने देखा कि जो प्रिंट मीडिया है वो सबसे एंशियंट टाइम्स में बात करें तो जो ताड़ पत्र होते थे, पाम लीव्स होते थे, उनमें प्रिंटेड मटेरियल आता था, जिसमें कि हमारे कई सारे वैदिक ग्रंथ भी लिखे गए। वैदिक काल से वो चीज आते आते जब हम मिडिवल टाइम्स में पहुंचे, तो हमने देखा कि प्रिंट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज का जन्म हुआ, जैसे कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और फिर उसके बाद उसी से डेवलप होते होते आई आई हमारी मूवेबल टाइप प्रिंटिंग, जिसमें कि लकड़ी के तख्तों को उपयोग करके कागज या फिर कपड़े पर छपाई की जाती थी। और इसके बाद जब हम मिडिवल टाइम्स से मॉडर्न टाइम्स की ओर आए, तो हमने देखा कि आज के समय बड़ी बड़ी मशीनों ने प्रिंटिंग का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। रात भर में पूरे शहर के लिए न्यूज़पेपर इतने आसानी से छप जाते हैं, जो कि आज से 100 साल तक विचार किया जाए तो देखने में या सोचने में लगभग असंभव लगता था। अब हम बात करेंगे एक सर्वे के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने कंडक्ट कराया था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर एक ब्रांच है, ब्रेकर बेकर फ्राइडमैन इंस्टीट्यूट। इन्होंने लगभग 420 म्युनिसिपैलिटीज में एक रिसर्च कराया कि साल 2000 से लेके साल 2010 तक प्रिंट मीडिया का जो ग्राफ है, जो उसका इंटरेस्ट है लोगों के मन में, क्या वो बढ़ा या घटा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उस समय क्या स्थिति था। तो ये आपके सामने वो ग्राफ है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे ऊपर वाली है मोटी वाली ब्लैक लाइन है, ये दिखा रही है कि प्रिंटिंग का ग्राफ लगातार गिरते जा रहा है साल 2000 से लेके 2010 तक के बीच में। और वहीं सेम टाइम पीरियड में जो ये रेड वाली मोटी वाली लाइन है, ये हमें ये दिखा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो इसी बात से हम पता लगा सकते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, प्रिंट मीडिया का ग्राफ गिरते गया, इसका इंटरेस्ट लोगों के मन में कम होते गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत तेजी से राइज किया।
अब हम देखेंगे कि प्रिंट मीडिया का मॉडर्न वॉरफेयर में क्या रोल है। प्रिंट मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में, पर इसके क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि इसे हैक नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, रास्ते में हो सकता है कि उसमें हैकिंग हो जाए, उसमें जो डेटा है उससे छेड़छाड़ कर दी जाए, या फिर साइबर अटैक जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, उसके माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को टैंपर किया जा सकता है, उसे डेटा उसमें से हैक किया जा सकता है। लेकिन प्रिंट मीडिया एक बार छप जाने के बाद हैकिंग संभव ही नहीं है और उसके डेटा को भी चेंज करना संभव नहीं है। इसी कारणवश मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में प्रिंट मीडिया का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे प्रिंट मीडिया ने युद्ध की दिशा ही बदल के रख दी। जैसे ऑपरेशन बर्नहार्ड जो कि 1942 से 1945 तक चला था। ऑपरेशन बर्नहार्ड वर्ल्ड वॉर 2 में स्टार्ट हुआ था और इसे स्टार्ट किया था नाजी जर्मनी ने ब्रिटेन के खिलाफ। इस ऑपरेशन के जो मुख्य कारण थे वो ये थे कि उस समय नाजी जर्मनी जो था वो ब्रिटेन पे हमला करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन हर ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। तो इस कारणवश ब्रिटेन के ऊपर लैंड इन्वेजन संभव नहीं था और हवाई हमले से ब्रिटेन को नुकसान तो हो रहा था पर ब्रिटेन हार नहीं रहा था, कैसे ना कैसे करके बच जा रहा था। तो नाजी जर्मनी में हिटलर ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ब्रिटेन की इकोनॉमी कमजोर हो जाए, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी कमजोर हो गई तो उस देश की मिलिट्री अपने आप कमजोर हो जाएगी। इसी कड़ी में उन्होंने नाजी जर्मनी में अडॉल्फ हिटलर ने एसएस मेजर बर्नहार्ड क्रूगर नाम के एक अधिकारी को एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन सौंपा जिसका नाम था ऑपरेशन बर्नहार्ड। इस ऑपरेशन के अंदर कई लाखों की संख्या में नकली ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड करेंसी बनाई गई और प्लान किया गया कि इसे यूरोप के अलग अलग रास्तों से ब्रिटेन में पहुंचाया जाएगा, जिससे कि जैसे जैसे इन नकली नोटों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ब्रिटेन की इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी और फिर उसे हराना आसान हो जाएगा। इस काम के लिए जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे नाजी जर्मनी में, उसमें से वर्कर्स को ढूंढ कर लाया गया जो कि ज्यादातर यहूदी रिलीजन के हुआ करते थे। और ये जो यहूदी रिलीजन के वर्कर्स थे ये बड़े ही स्किल्ड थे, इनके अंदर बहुत टैलेंट था, खासकर जो इनमें से मास्टर एनग्रेवर्स थे, पेपर स्पेशलिस्ट थे, प्रिंटिंग जीनियसेस थे और बैंकर्स थे। इन लोगों को नोट्स बनाने, प्रिंट करने, इन सब के बारे में काफी अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण कंसंट्रेशन कैंप था जिसका नाम था सेशन हॉसन कंसंट्रेशन कैंप। इसमें से बहुत सारे हजारों वर्कर्स को लाया गया जो कि कैदी थे, यहूदी रिलीजन के थे, और उनको कहा गया कि वैसे तो तुम लोगों का मरना निश्चित है, लेकिन अगर तुम लोग हमारा ये काम करो, एकदम बढ़िया नकली नोट बनाकर दो, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जो कि पकड़ में ना आए, असली और नकली नोट के बीच में फर्क बहुत कम हो, तो हम लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें जीने का अवसर प्रदान करेंगे। और इसी कड़ी में शुरू होता है ऑपरेशन बर्नहार्ड का मैन्युफैक्चरिंग वर्क, जहां पे जो अपनी जान बचाने के लिए यहूदी जो वर्कर्स थे, जो कि प्रिजनर्स थे, उन्होंने पूरी जान लगाकर इतने मन से काम किया कि ऐसा नोट बना दिया जिसे कि देखकर खुद बैंक ऑफ इंग्लैंड के अधिकारी भी हैरान रह गए कि ये कैसे संभव है कि एकदम बैंक ऑफ इंग्लैंड के ओरिजिनल नोट जैसा दिखने वाला हूबहू नकली नोट बनाया गया, वो भी जर्मनी के एक कंसंट्रेशन कैंप के कैदियों द्वारा। इस नोट की कुछ खासियत है कि इसमें वही कॉटन और लिनन का मिक्स किया गया जो ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग में यूज हुआ करता था। इसमें वाटरमार्क, फाइबर डिटेलिंग, एनग्रेविंग, किंग जॉर्ज सिक्स का पोर्ट्रेट, सीरियल नंबर और फाइन माइक्रो पैटर्न्स, हर एक चीज पे इतनी बारीकी से काम किया गया था इस प्रिंटिंग में कि असली और नकली नोट में भेद कर पाना लगभग असंभव था। धीरे धीरे जब समय बीता और ब्रिटेन की इकोनॉमी खराब होने लगी और उन्हें वहां के जो जासूस थे उन्हें समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है, तो धीरे धीरे ये बात खुल के सामने आई बैंक ऑफ इंग्लैंड के और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि जो काउंटरफेट नोट्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटेन में पहुंचा दिए गए हैं। टोटल अमाउंट जो बना था इन काउंटरफेट नोट्स का वो था 132 मिलियन ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, और उसमें से बहुत सारा
जो ब्रिटेन यूरोप के अलग-अलग रास्तों से बहुत सारा फेक करेंसी ब्रिटेन में पहुंच भी चुका था। ये जो अलग-अलग रास्ते थे जहां से ब्रिटेन में फेक करेंसी पहुंची, इनमें सबसे मुख्य थे युगोस्लाविया, स्विट्जरलैंड और टर्की। और धीरे-धीरे फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि फिर ब्रिटेन ने अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए इन जितने भी नोट थे उनके देश में, चाहे असली चाहे नकली, उन सबको बदलना स्टार्ट कर दिया। और फिर धीरे-धीरे जब ये सारे नोट्स बदले गए, तब जाकर ऑपरेशन बर्नहार्ड के जो नेगेटिव इम्पैक्ट था ब्रिटेन में, उससे ब्रिटेन को छुटकारा मिला। लेकिन जर्मनी को इतने समय में काफी प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका था। अपने कई सारे सीक्रेट मिशंस को जर्मनी ने इन्हीं नकली नोटों से हुई कमाई के दम पर फंड किया। अब हम आएंगे अपने अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, जो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट। हमने देखा है कि आज के समय नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बलून प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रहा है। जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने अपने देश में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक शटडाउन और सेंसरशिप लगा रखा है, ताकि बाहर की कोई भी ऐसी खबर जो कि नॉर्थ कोरिया के पर्सपेक्टिव से ऐसा है कि उनके देश में अराजकता फैला सकती है, वो उनके देश में ना पहुंच सके। इसी कड़ी में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नॉर्थ कोरिया में भेज पाना संभव नहीं था। तो साउथ कोरिया की जो एजेंसीज हैं उन्होंने क्या किया कि बलून्स के रास्ते बलून में बांध बांध कर, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स को, प्रिंटेड मटेरियल को नॉर्थ कोरिया की ओर भेजा। और जब ये बलून प्रिंटेड मटेरियल को लेकर नॉर्थ कोरिया में जाकर गिरे, तो वहां के लोग पढ़े इन न्यूज़पेपर्स को और पढ़कर हैरान रह गए। इन इसमें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को समझना भी बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच में ये क्यों थी लड़ाई। रीजंस फॉर सेंडिंग प्रिंट मीडिया थ्रू बलून्स। अब इसमें जो था ऑब्जेक्टिव्स की हम जब बात करें, तो साउथ कोरिया का ऑब्जेक्टिव ये था, साउथ कोरिया चाहता था कि जैसे पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक हुआ करते थे, दोनों कोरिया नाम से जाना जाते थे, ये अलग अलग देश नहीं थे, वापस से ये नॉर्थ कोरिया एक हो जाएं और इनमें कोई भेद ना रहे। साथ में साउथ कोरिया का एक ये भी कंसर्न था कि नॉर्थ कोरिया आए दिन न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी लंबी रेंज की मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है जो कि दूर तक मार कर सकती है और न्यूक्लियर वेपन अपने साथ कैरी कर सकती हैं। तो इन सब चीजों के, और साथ में नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप भी है, जो कि साउथ कोरिया अपने लिए खतरा मानता है। तो इसी कारणवश साउथ कोरिया अपने देश की बात और अपने जो पर्सपेक्टिव है वो प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू नॉर्थ कोरिया में पहुंचा रहा है। नॉर्थ कोरिया का क्या पर्सपेक्टिव है? नॉर्थ कोरिया का कहना है कि जो साउथ कोरिया ये कोरियन यूनिफिकेशन की बात कर रहा है, या जो भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, ये सब अमेरिका के कहने पे कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के अनुसार साउथ कोरिया अमेरिका का एक पपेट नेशन है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे, वो है प्रिंट मीडिया का यूज वॉर को जस्टिफाई करने के लिए। आज का हमने ये भी देखा है कि वॉर सिर्फ प्रिंट मीडिया के माध्यम से लड़ी नहीं जा रही है, ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे हमारा जो युद्ध है वो सही है, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए प्रिंट मीडिया का यूज किया जा रहा है, वो भी बहुत ही बड़े स्तर पर। जैसे कि हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर टू के समय का। इसमें जो है, उस समय वर्ल्ड वॉर टू के समय अमेरिका के 32वें प्रधानमंत्री फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके एक सलाहकार हुआ करते थे जिनका नाम था सैमुअल इरविंग रोजनमैन। और सैमुअल इरविंग रोजनमैन जो कि एडवाइजर थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के, ये यहूदी रिलीजन के थे। तो जर्मनी ने अपने अखबारों में, अपने देश में जर्मनी ने अपने अखबारों में ये खबर छपवाई कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसका जो मेन एडवाइजर है सैमुअल इरविंग रोजनमैन, वो तो एक यहूदी है। और इसीलिए हमें ये मानना चाहिए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो एक पपेट है, और असली जो पावर है वो तो एक यहूदी एडवाइजर के हाथ में है जिनका नाम सैमुअल रोजनमैन है। और ये खबर छपवा कर जर्मनी ने जो है अपने देश में जो यहूदियों पे अत्याचार हो रहा था उसको जस्टिफाई करने का प्रयास भी किया कि यहूदी को मारा जाना ही योग्य है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ अमेरिका से बैठ के इनडायरेक्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा जर्मनी ने अपने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से अपनी जनता के बीच में खबरें छपवाई। आज के समय में भी हम देख सकते हैं कि चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो, हर जगह न्यूज़पेपर का यूज केवल इसलिए नहीं हो रहा है कि अपने की युद्ध को लड़ा जा सके,
बल्कि इसलिए भी हो रहा है कि अपने वॉर को जस्टिफाई किया जा सके कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और दुनिया को हमारा सपोर्ट करना चाहिए। अब हम देखेंगे अगले एग्जाम्पल के बारे में, वो है लीफलेट्स, यानी कि स्मॉल प्रिंटेड पेपर्स वर्ल्ड वॉर टू में जिनका को बड़े बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ था। हमने देखा कि जब जर्मनी की एयरफोर्स कमजोर हो गई, तो जो अलाइड फोर्सेस थी उन्होंने अपने एरोप्लेन्स द्वारा जर्मनी की सिटीज पर बहुत सारे लीफलेट्स गिराना स्टार्ट किया। इन लीफलेट्स का जो मुख्य रीजन था, मुख्य पर्पस था, वो दो था। पहला तो ये कि इन्होंने एक काम तो ये किया कि जैसे कि किसी जगह पे बॉम्बिंग करनी थी अलाइड फोर्सेस को, तो वहां के प्लेन जब वहां पे उड़कर जाते थे, तो उस दौरान वो पहले ही वहां पे लीफलेट गिरा देते थे कि यहाँ पे कोई अगर आम जनता है तो वो यहाँ से हट जाए, किनारे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ ही समय में बॉम्बिंग होने वाली है। एक तो ये पर्पस था लीफलेट्स गिराने का, और दूसरा पर्पस था जो एनिमी कंट्री की जनता है, दुश्मन देश की जो जनता है, उन्हें इस बात से आगाह कराना कि आपका जो लीडर है और आपकी जो सेना है वो युद्ध हार रही है और जल्द ही आप लोग जो हैं वो हमारे कंट्रोल में आने वाले हैं। तो आप लोग इससे अच्छा अभी से अपने लीडर पे दबाव बनाइए कि आपका जो लीडर है वो हमारे हमारे सामने सरेंडर कर दे। तो ये इन दो मोटिव्स की वजह से लीफलेट्स को गिराया जाता था एनिमी कंट्रीज पे। अलाइड फोर्सेस ने ऐसे काफी लीफलेट्स जर्मनी पे गिराए थे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। एक एग्जाम्पल के रूप में जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के नाम से छपा हुआ एक लीफलेट है जो कि नाजी जर्मनी पे अलाइड फोर्सेस ने गिराया था। ये गिराया गया था हमारा 15 से 19 अप्रैल 1944 में। और इसमें लिखा हुआ है यही बात, सिंपली, कि आपके जो लीडर है और आपका मिलिट्री है वो हारने वाली है, इसलिए आप अपने लीडर पे दबाव बनाइए कि वो सरेंडर कर दें और डेमोक्रेसी को अपनाइए, डिक्टेटरशिप छोड़ दीजिए। अब हम देखेंगे कुछ फेमस बुक्स के बारे में जो कि मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में जो कैडेट्स पढ़ते हैं उन्हें आज भी इन किताबों की शिक्षाएं दी जाती हैं। ये किताबें ऐसी किताबें हैं जो आज से कई वर्ष पूर्व लिखी गई थी, लेकिन आज भी इनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए द आर्ट ऑफ वॉर चाइना में, ये चाइना की एक बहुत पुरानी किताब है जिसमें वहां के जो मास्टर थे सुन जू, उन्होंने ये किताब लिखी मिलिट्री टैक्टिक्स के ऊपर। और ये किताब आज के समय में भी चाइनीज मिलिट्री को पढ़ाई जाती है। इंडिया में यदि बात किया जाए तो चाणक्य नीति और कौटिल्यास अर्थशास्त्र ऐसी किताबें हैं जिनके जो महत्वपूर्ण गुण हैं, रहस्य हैं, इनको आज भी हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में कैडेट्स को पढ़ाया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और द आर्ट ऑफ वॉर, इनके अंदर लिखी कुछ महत्वपूर्ण बातें अब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे कि अर्थशास्त्र की सबसे पहले बात करते हैं जो कि कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य ने। इसमें लिखा है कि किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश के मिलिट्री से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। अगर इकोनॉमी मजबूत तो मिलिट्री भी मजबूत, और अगर इकोनॉमी कमजोर तो मिलिट्री भी कमजोर। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा है कि हमें हमेशा जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं हमारे देश में या किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, वो हमें जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके पोजीशन हमेशा चेंज करते रहना चाहिए ताकि करप्शन ना हो सके। क्योंकि अगर ये हाई रैंकिंग ऑफिसर्स एक ही समय पे लंबे समय तक रहेंगे तो करप्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके बाद से हम आते हैं द आर्ट ऑफ वॉर बुक जो मास्टर सुन चू ने लिखी थी चाइना में। उसमें क्या लिखा है, इसमें जो सबसे पहला एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है वो है कि किसी भी युद्ध को जीतने का सबसे बढ़िया तरीका होता है बिना हथियार उठाए उस युद्ध को जीतना। साथ ही साथ इसमें एक ये भी टैक्टिक लिखा है मिलिट्री का कि यदि एनिमी दुश्मन हमारे बराबरी बराबरी का है तो हमें उससे युद्ध करना चाहिए। यदि हम दुश्मन से थोड़े से कमजोर हैं तो हमें उससे संधि कर लेनी चाहिए। और यदि दुश्मन हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है तो युद्ध छोड़कर चले जाने में ही भलाई है। ये बात द आर्ट ऑफ वॉर में लिखी हुई है। अब हम आएंगे अपने अगले टॉपिक जो कि है सेफ्टी फ्रॉम हैकिंग। जैसा कि हमने शुरू में ही जाना कि न्यूज़पेपर को हैक करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी प्रकार से इंटरनेट या किसी भी अन्य नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता है। और जब ये किसी नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं है और साथ ही साथ एकदम सेफ रखा हुआ है विद मिलिट्री प्रोटेक्शन, तो इसमें ना हैकिंग हो सकती है, ना इसका डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ हो सकता है। और इसी बात को सत्यापित करने के लिए एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा।
अमेरिका का जो 2011 की ये बात है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर कटआउट भी यहाँ पे देख रहे हैं, जर्मनी का बड़ा ही फेमस न्यूज़पेपर कटआउट है DW। इसमें लिखा है कि जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स थे अमेरिकन ट्रूप्स के पास, अमेरिकन ट्रूप्स ने काफी सारे न्यूक्लियर बेसिस को यूरोप में जगह जगह पे सेटअप करके रखा है। तो जो न्यूक्लियर बेसिस थे अमेरिका के, वहां पे जो यूएस के ट्रूप्स थे, उन्होंने ना अपने पास न्यूक्लियर कोड्स को और न्यूक्लियर सीक्रेट्स को कागज पे लिख के रखा हुआ था। वो उन्हें अलाउड नहीं था कि वो इन सबको मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेव करके रखें, इस चीज की उन्हें मनाही थी। लेकिन उसमें से कुछ यूएस ट्रूप्स ने गलती कर दी। इन चीजों को याद करना बड़ा मुश्किल होता था, बड़े लंबे लंबे कोड हुआ करते थे। तो उन यूएस ट्रूप्स ने क्या किया, गलती कर दी और आज्ञा के खिलाफ जाकर एक ऐप आता है फ्लैश कार्ड, जिसमें कि आप कुछ कुछ चीजें लिख सकते हो थोड़ी बहुत, और फिर आप उसे याद कर सकते हो। उस ऐप में उन्होंने ये न्यूक्लियर सीक्रेट्स लिखे और उन्हें याद करने लगे। कुछ समय बीता, आगे जाके एक सीक्रेट एजेंसी है, वेबसाइट है बेलिंग कैट। ये एक सीक्रेट वेबसाइट है, इन्वेस्टिगेशन इसका काम था। इन्होंने पता लगाया कि अमेरिका के यूरोप में जो न्यूक्लियर बेसिस हैं, वहां के कुछ न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक हो चुके हैं। तो पता लगाया गया कैसे हुए हैं, तो यूएस ट्रूप्स ने जो प्रिंटेड मटेरियल था उनके पास, उनको ऑनलाइन सेव करना स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आज्ञा का उल्लंघन करके ऑब्वियसली। तो ये चीज बाद में हैक हो गई, किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया और हैकिंग की, या फिर सब्सक्रिप्शन लेने पे कई बार इस तरह भी ऐप में उन्हें कहीं पे दिख गया कि इस पर्सन ने कुछ ऐसा सेव करके रखा है, उस तरह से धीरे धीरे न्यूक्लियर के कुछ सीक्रेट्स लीक हो गए अमेरिका के। तो ये बात हमें इस प्रकार से दिखाती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना वल्नरेबल है, कि एक देश के कुछ सैनिक है, उन्होंने अपने कुछ न्यूक्लियर सीक्रेट्स जो प्रिंटेड था, उन्हें जैसे ही मीडिया पे डाला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो कैसे ना कैसे करके वो चीजें हैक हो गई। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे, जो कि है फेक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। यहाँ पे हम बात करेंगे बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की ओर से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में, जो कि हमारे देश में आते हैं और आकर नकली आधार कार्ड, नकली वोटर आईडी कार्ड इनका आराम से बन जाता है। काफी सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि ब्लैक मार्केट में या कई कई अन्य क्रिमिनल वे के थ्रू इनका आधार कार्ड, नकली आधार कार्ड, नकली वोटर कार्ड बनवा देते हैं। और फिर ये हमारे देश पे ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये एक इकोनॉमिक बर्डन बन जाते हैं, प्लस हमारे देश में क्राइम रेट भी इनकी वजह से इंक्रीज होता रहता है। तो ये भी एक है प्रिंटेड मीडिया का, ये एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, ये प्रिंटेड मीडिया का है कि यहाँ पे प्रिंटेड मीडिया को हमें रेगुलेट करने का बहुत आवश्यकता है, और ऐसा मिलिट्री को, पुलिस को इतना स्ट्रांग और ज्यादा बनाने का आवश्यकता है कि एक तो इलीगल इमिग्रेशन ना हो, और जो प्रिंटेड मीडिया है वो इन लोगों को सपोर्ट ना कर पाए, जो हमारे देश में अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं उनको। नेक्स्ट हम आएंगे लैंग्वेज वॉर्स के बारे में। प्रिंट मीडिया का यूज लैंग्वेज वॉर्स के लिए भी काफी किया जाता है। हमने देखा है कि जब ब्रिटिश शासन भारत में था, तो सरस्वती पत्रिका का सन 1900 में प्रकाशन शुरू किया। संस्थापक जिनके थे बाबू चिंतामणि घोष, और सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसमें खड़ी बोली के माध्यम से अपने देश की भाषा, खड़ी बोली हिंदी को अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध महत्वपूर्ण पहचान दिलाई। खड़ी बोली हिंदी भाषा में लिखी गई उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, कविता कलाप, और जैसे कुछ संस्कृत ग्रंथ थे जैसे गंगा लहरी, कुमार संभव सार, इनका उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद भी किया। तो इन्होंने अपने देश की भाषा को अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध बढ़ावा देने के लिए भी प्रिंट मीडिया का उपयोग किया। तो इसे हम लैंग्वेज वॉर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अखबार था जो कि फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक जी लाए थे, जिसका नाम था केसरी। ये मराठी लैंग्वेज में था, जो कि एक रीजनल लैंग्वेजेस थी। हालांकि प्रिंट मीडिया में सिर्फ अपने देश के रीजनल भाषाओं को ही नहीं महत्व दिया गया, इस प्रिंट मीडिया का उपयोग खुद अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा में अपनी बात रखने के लिए भी किया गया। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी लाए जिसका नाम था महरट्टा। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी यंग इंडिया नाम का एक न्यूज़पेपर लेकर आए। इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इनके खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई गई इन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। अब हम बात करेंगे कि प्रिंट मीडिया जो है, उसको लिए उसके सामने वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है प्रिंट मीडिया का आज के समय, अगर हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया जो है आज के समय
अपना जो बनाया हुआ है स्टेटस वो इसलिए क्योंकि हैकिंग नहीं हो सकती, प्लस इसमें छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, हम देख रहे हैं कि आजकल कुछ ऐसे नए-नए इन्वेंशंस आ रहे हैं, जैसे कि एलन मस्क जो कि अमेरिका के बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने दिमाग में चिप लगाने का भी एक मेथड खोज लिया है। आजकल के लोगों के दिमाग में सर्जरी करके एक चिप लगा दी जाएँगी कि लोग सोचेंगे और कुछ काम Rahul, हो जाएगा। Rahul, I'm जी। sorry to interrupt you. Just conclude your whole talk because the time we have a very specific time limit. So just conclude ओके, yours in few seconds. Yeah. ओके, ओके सर। तो हमने देखा कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव को हम कब तक रोक पाएंगे? प्रिंट मीडिया को ओवरटेक करने से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रिंट मीडिया बनाने में भी आसान है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आसान है, प्लस ये इजी टू कैरी है, हम किसी जगह से आसानी से ले जा सकते हैं। अपने इस प्रेजेंटेशन के अंत में मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यही कहूंगा कि जो प्रिंट मीडिया है, ये जो है बहुत सारा इसमें हम देख सकते हैं कि लोगों के मनोविज्ञान पे काफ़ी असर डालता है। ये एक टूल है प्रिंट मीडिया, जिसका एक अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, तो ये मॉडर्न वॉरफेयर में अपने देश को फ़ायदा तो पहुँचाता है, लेकिन यदि इस प्रिंट मीडिया को हम सही से रेगुलेट ना करें, जैसे कि हमने फेक आईडी प्रूफ वाला केस देखा था, तो ये प्रिंट मीडिया अपने ही देश के लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकता है। और इसी के साथ ये मेरा प्रेजेंटेशन आज के समय खत्म होता है। आप सभी ने मेरा जो प्रेजेंटेशन सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Rahul, and that was really a very wonderful and commendable work on print media and modern warfare. It was a really wonderful session. It was a very panoramic, keeping in mind the print media, the warfare, and its different perspectives. So now, since we have a very limited time, so we are just going straight to the Q&A session. और मैं कुछ सवाल लूंगा जो हमारी ऑडियंस की तरफ से आए हैं। पहला सवाल जो मिस सोनाली ने पूछा है वो है कि आधुनिक युद्ध के अनुसार रिपोर्टिंग शैली में प्रिंट मीडिया ने किस प्रकार बदलाव किए? आधुनिक युद्ध के अनुसार जब हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग शैली में बदलाव इस प्रकार से आया है कि पहले प्रिंट मीडिया जो था उसमें जो खबरें छाप दी जाती थी, लोग उसको केवल पढ़ते थे और सच मान लेते थे। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी लोगों ने पढ़ा प्रिंट मीडिया में, उन्होंने सच मान लिया। ये खबर छपी कि पर्ल हार्बर पे हमला हुआ है जापान द्वारा, लोगों ने पढ़ा और सच मान लिया। लेकिन आज के समय जब लोग खबर पढ़ते हैं प्रिंट मीडिया में कि जैसे रशिया यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट हो गया, तो लोग सीधे उसको सच नहीं मानते हैं, पहले लोग उसको क्रॉस चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। तो इसीलिए शैली में बदलाव ये देखा गया है कि आज के समय जो खबरें छपती हैं उसके साथ उसमें प्रूफ क्या है, कौन से सोर्सेस लिए गए हैं, कौन से प्रूफिंग मटेरियल है, जिससे कि लोग क्रॉस चेक कर पाए कि हाँ ये खबर एकदम सच है, इसमें किसी भी प्रकार का मतलब छेड़छाड़ नहीं है, हम इस पे विश्वास कर सकते हैं, ये देखा गया है। All right. So I think because of some network issues and sticks, so there are. Okay, now it's fine. Okay. So though I lost my. Sorry, I'm just constantly losing your connection. Okay, okay, Silent. No, that's why I'm here. Uh, राहुल, एक और हाँ, क्वेश्चन यस। है। युद्ध के समय पत्रकारों की सुरक्षा और निष्पक्षता को बनाए रखने में प्रिंट मीडिया को क्या-क्या समस्याएं होती हैं? हाँ सर। हमने हाल ही में देखा कि इज़राइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमने ये देखा कि कई सारे जर्नलिस्ट जो कि खुद अमेरिका और यूरोप के थे और साथ में कई मुस्लिम कंट्रीज के भी थे, उन्हें टारगेट किया गया, उन पे फायरिंग की गई और साथ ही साथ एक ये भी खबर आई थी कि जैसे इज़राइल ने एक अल जजीरा का एक मीडिया बिल्डिंग था, उसके ऊपर बॉम्बिंग कर दी जाकर। तो आज के समय जो प्रिंट मीडिया है और जो जर्नलिस्ट है, उनके ऊपर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आवश्यकता है कि इनके सिक्योरिटीज को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ ये इनके एक सॉल्यूशन के रूप में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लाया जाए कि जो जर्नलिस्ट हैं वो युद्ध के क्षेत्र में अपनी सुरक्षा किस प्रकार कर सकें, इसकी ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए। साथ में कुछ इक्विपमेंट भी उनको प्रोवाइड कराया जाना चाहिए।
ऑल राइट, सो दैट वाज अ रियली गुड आंसर राहुल। आखिरी सवाल जो हम ज्यादातर दो नीरज कुमार मिश्र सर का भी सवाल आया है, पर चूंकि हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम है, सो हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम अपने सारे ही स्पीकर्स से पूछते हैं। और वो सवाल ये है कि आपका अपना अनुभव क्या था इस प्लेटफॉर्म के साथ, क्या नया आपने सीखा, और क्या आपका अनुभव था पूरे अ, अ, हाँ, मेरा अनुभव इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने ना सिर्फ मुझे एजुकेशन दिया, इंफॉर्मेशन दिया, साथ ही साथ मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया कि मैं इतने सारे लोगों के सामने अपनी बात रख सकूं। आमतौर पर देखा जाता है कि ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का अवसर बहुत कम ही मिल पाता है। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, और इसके लिए मैं मनीष सर को बहुत थैंक यू करना चाहूंगा, और साथ ही साथ जो मॉडरेटर्स की टीम है, जिसमें कि शैलेंद्र भैया, अजय भैया और मानवी मैम है, उन्हें भी बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच राहुल। बहुत अच्छा आपका वक्तव्य था, बहुत बहुत बधाई आपको, ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉक। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट principal sir, Professor Nachiketa Singh sir, once again for his final remarks over today's talk. Sir, please. Yeah. Thank you, Shailendra, and many congratulations to Rahul. I'm really proud of you for having presented one of the finest, presentations I have ever come across in GSTs. I mean, not many I have attended, but this is perhaps one of the best. और मुझे अच्छा लगा कि आपने हिंदी में बोला है, और मैं सिर्फ ये क्वेश्चन आपको मैं एक आइडिया जस्ट आपको फ्लोट कर रहा हूँ, ताकि आप इस पेपर को जब आगे डेवलप करोगे एज अ रिसर्च पेपर कर सकते हो। तो एक डायमेंशन जो है वो शायद आपने सोचा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आप सोचिए। ये प्रिंट मीडिया एंड मॉडर्न वॉरफेयर में आप कॉन्टेक्चुअलाइज करते हो मीडिया को वॉरफेयर के साथ, बट एक वॉर जो है वो प्रिंट मीडिया के साथ हम देख सकते हैं हो रहा है, वो है वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। उस कॉन्टेक्स्ट में आप प्रिंट मीडिया को देखो तो वो वॉर प्रिंट मीडिया के अगेंस्ट है, कि आप, क्योंकि प्रिंट में आप जो है पेपर यूज करते हो, एंड पेपर जो है वो डायरेक्टली ट्रीज के साथ लिंक्ड है। सो आप उस सवाल को किस तरह से डील कर सकते हो, सोच सकते हो उसके बारे में, वो आपको आगे करना है। मैं अभी उसका जवाब नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और आप सोचिए, क्योंकि टाइम कम है, इस पर चर्चा कर सकते हैं। आप तो मेरे स्टूडेंट हैं, कभी आइए, मैं चर्चा करूंगा आपके साथ कॉलेज में। थैंक यू। Thank you. Thank you so much, sir, for your remarks and for your suggestions for today's speaker. And again, once again, thank you so much for joining us in this 246th session of Graduate Scholars Talk series. Now, I would like to invite today's guest of honor for this session, Dr. Mithilesh Kumar Pandey, sir, once again for his final remarks over today's topic, over the idea of today's topic. Sir, most welcome. थैंक यू सलीम। सबसे पहले राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने वैदिक पीरियड से लेकर के मॉडर्न टाइप समय के जितने भी रिसर्च हो सकते थे इस टॉपिक से रिलेटेड, आपने उसको जस्टिफाई किया है। आपने सिर्फ प्रिंट मीडिया के वार को ही जस्टिफाई, उसके पक्ष या विपक्ष में जो भी चीजें चल रही हैं उसी को जस्टिफाई नहीं किया, अब आपने इस टॉपिक को भी जस्टिफाई किया है। बात ये भी सही है कि लिखने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम में अगर देखें तो हमारे यहाँ लिसनिंग बेस्ड एजुकेशन था, जिसको हम लोग श्रुति बोलते थे, और वही श्रुति जब हम काफी समय तक स्टोर करते थे तो श्रुति के रूप में होती थी, उसी को हम ट्रांसफर करते थे। लेकिन प्रिंट की जरूरत मुझे लगता है कि जैसे सर ने एक अभी क्वेश्चन दिया कि इन्वायरमेंट की अगर आप बात करेंगे तो प्रिंट उसके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन यह आज के समय का रेलेवेंट क्वेश्चन है, इस पर बात होनी चाहिए।
लेकिन जब ऑथेंटिसिटी की बात आएगी, सत्यापन की बात आएगी, एविडेंस की बात आएगी, तो सबसे पहले अगर कुछ खड़ा होगा और बहुत ही 100% कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई दस्तावेज खड़ा होगा, तो वो प्रिंट मटेरियल ही होगा। इतिहास को जब हम खोजते हैं, तो हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, चाहे वो लिखे गए पत्थरों पे अशोक के इंस्क्रिप्शंस हो, गिरनार का अभिलेख हो, चाहे वैदिक इंस्क्रिप्शंस की बात हो, चाहे हम रेफरेंसेस की बात करें। आज भी हम लोग चाहे साइटेशन रिसर्च पेपर वगैरह लिखते हैं, तो हम पेज नंबर, अपनी अथेंटिसिटी, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसका आधार क्या है। इवन देश के जो प्राइम मिनिस्टर लाल किले से बोलते हैं, चाहे वो रेफरेंसेस पुराणों के लेते हो, वैदिक लेते हो, तो वो भी कोटेशन जरूर देते हैं कि यह बात मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ। तो प्रिंट मीडिया वहीं पे ज्वलंत रूप से अपनी बात को, उस व्यक्ति को वैलिडेट करती है। तो मेरा मानना है कि इन्वायरमेंट भी एक ज्वलंत विषय है। प्रिंट मीडिया किस प्रकार से इससे निपट सकती है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी के लिए शायद उनका जो रिसर्च था उसके लिए मुझे लगता है उनको कम समय मिला। अगर भविष्य में इस विषय पे उनको और इसका पार्ट 2 लिया जाए, तो शायद इस पर वो इस विषय के साथ और गहनता के साथ एक प्रेजेंटेशन रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। Thank you. Thank you so much, sir, for your words, for your encouraging words, and thank you so much for joining us today as a guest of honor. Thank you so much. Now, since we are in the end of the session, I would like to hand over the moderation, and I would also like to invite Dr. Manish Kanwar for vote of thanks. Thank you, Sailen. I'm not going to give vote of thanks because from Samuel College, Rakesh, Akriti, and other teachers are there. But as usually, thanks our principal, to Samuel College Evening principal, Professor Nachiketa Singh sir, for coming in this 246th GSTS. He was a constant support since long. We first interacted in during 56th or 57th GSTS when from the college he was teaching. One student, Muskan, if I'm right, the Muskan presented a very good GSTS on this platform. Until sir was a constant support to this GSTS Graduate Scholar Talk series. Here, because Rahul is a very good scholar and orator. So thank you, Rahul, for giving us a wonderful idea about the print media and the warfare. I know the topic is too different. That means print media is another, and the warfare another, the different things. And you have worked very hard. So those who are joined here, this is whole hour process that speaker fill the form, and after they fill the form, we got instantly in touch with the speaker, at least 2 or 3 pre-meet with the speaker, and after that the speaker is here. So it's a very long process in the whole month, and we are doing since 7th February 2021 with the help of Samuel College Evening, IQAC, IQAC in charges, and now I saw the Professor Tripathi is also here. So thank you, Professor Tripathi, for joining us, and as usual, Professor Nachiketa Singh also, and constant support with the Samuel College Evening History Department, and the teachers like Akriti, Rakesh, Ajay, they all are with us during the whole session, and the teacher in charges and the senior teacher of the Samuel Evening College. And Mithilesh, I know because last 3 days I'm very busy with my PhD interview. I call you today morning, and I request you to kindly join as a guest of honor. So thank you, Dr. Mithilesh. I know you are a very good scholar in Sanskrit, but I know somehow that you attached with the print media and some writing also. That's why I invited you, and you are wholeheartedly accepted my invitation. So really, thank you very much for all those things regarding print media. Time is very limited, 180 seconds. So I'm not going to give any idea about the print media because Professor Nachiketa Singh, Dr. Mithilesh, and always Salendra and the speaker Rahul already
gave a very wonderful ideas on this, because I'm attached with them now in Africa, and print media played a very, very important role to spread the news. But now print media replaced by the media television and the electronic media, that the Africa news has rapidly changed, and that saved the new world. And there are so many theories on print media, how the print media involved in the warfare. But Dr. Mitlis also tells a very important, and that's why the when the Britishers came to India, colonial power came to India, they pointed out that we don't have any written history. So Dr. Mitlis, you are very rightly said that the writing is the most important thing. So really, it's a wonderful evening.